हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को बल्क मॉड्यूलस ऑफ काफी सारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताए थे। मैंने आपको बताया था 3 टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, एक यंग, दूसरा बल्क और तीसरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। फिर मैंने आपको यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था और उस पर बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल देखे थे, राइट। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और अगला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तैयार है हम लोग? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डेफिनेशन में आप लोगों को ऑलरेडी प्रिपेयर करा चुका हूं और बताया था मैंने आपको, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू द कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसा मैंने आप लोगों को बतलाया था, नहीं बतलाया था? बतलाया था ना? बोले भैया। और बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग लेटर के से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? कैसे डिनोट करते हैं? यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे डिनोट करते थे? वाई से। आप लोग जानते हो, बच्चा तो तुम अच्छे, ऐसी बात ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ता हूं और आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूं। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर बात आए तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को लेटर के से डिनोट करते हैं। रिलेशन हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कहानी क्लियर है? समझ में, भाषा समझ में आ रही है? हुए को परेशानी तो बताए तो सुने। तो लास्ट बार फिर से बोल रहा हूं, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू द कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर के। गांव वालों, ये मैंने बचपन में सुना था, स्ट्रेन का कोई यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या? इट इज अ यूनिटलेस, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हाँ तो सांची कह देता हूं। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो स्ट्रेस का होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और स्ट्रेस के तो मैं आपको कल बता चुका हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो भैया। चलन दो ढील, चलन दो। बहुत सुनो, सुनना होगा, गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड। ये देख रहे हो आप? देख रहे हो आप? देख रहे हो आप? देख रहे हो? देख रहे चुपचाप। सपोज करिए कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल समझते हैं ना? स्फीयर समझते हैं? स्फेरिकल बॉडी है। अच्छा एक बात और बताओ, ये मैंने यहां पर लिखा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की जगह मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ। पी तो ठीक है, और क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल स्ट्रेस। समझ में आता है ना? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है पहले ये बताओ। हाँ, कि इस पे यहाँ पर हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं। सीन क्लियर है सभी को? मैंने इस पे चारों तरफ से फोर्स लगाया तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है? लग रही है, नहीं लग रही है? लग रही है। चाहे जैसे लगा लो, बात एक की है। अब आप बताओ, ये जो गुब्बारा है पिचक जाओ या फूली जाओ? पिचक जाओ कि फूल जाओ? अच्छा, आप पिचकाएं ऐसे। अभी इसका फोर्स लगने से पहले, स्ट्रेस लगने से पहले जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। दैट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम, राइट गाइस? तो ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम मैंने मान लिया कैपिटल वी है। लेकिन जब चारों तरफ से इस पे फोर्स लगा, स्ट्रेस लगा, तो फाइनली इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सब ठीक है? तो ये वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? बढ़ गया या घट गया? घट गया। पहले कितना था? कैपिटल वी। अब घट के मैंने मान लिया वी माइनस स्मॉल। क्लियर? V माइनस स्मॉल। सीन क्लियर है? कितना घट गया? समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही। आइए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम लोग P से डिनोट करते नहीं करते? अब मुझे चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन मैंने पढ़ा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। यस? तो आओ चेंज इन वॉल्यूम निकालो। पहले यही साइड से निकाल लो, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज कैसे निकालते हैं? वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? What is the final value?
है? ये वाली वैल्यू फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है? बी से भी हलवा आएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया? तो वॉल्यूमेट्रिक स्टेट होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आपका चेंज इन वॉल्यूम आ गया माइनस का वी स्मॉल अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कम ऑन कैपिटल वी। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। तो के बराबर वी कहां पहुंच जाओ? सीन क्लियर है? माइनस यहां पर नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? अगर जाइए अगर जे फोर्स बाहर की बजाय अंदर से लगा देते तो जब फूल गए कोप्पा है जा तो नहीं है मेरी बात समझ में। तो ऐसी सिचुएशन में वॉल्यूम बढ़ जाता, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालता तो पॉजिटिव आता या नेगेटिव आता? पॉजिटिव आता। तो फिर यहां पर ये नेगेटिव साइन नहीं आता। क्लियर? आपने अगर इसे फुला दिया होगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पिचका दिया है नेगेटिव आ जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, बोथ आर करेक्ट। सीन क्लियर है? तंत्र पढ़ रहा हूँ, आगे पढ़े हुआ हूँ। क्लियर है? कर पाएंगे? फटाफट 1 से 2 मिनट का समय दिया, बल्क मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी देख लीजिए। मालूम है क्या कह रहे हो? अगला क्वेश्चन बोलते हैं जो कह रहे हो डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी। कौन सी लिटी? कंप्रेसिबिलिटी। कौन सी लिटी? है कोई माइकल आज जो मुझे ये बता दे व्हाट इज के? है? क्या? अच्छा, गुड, अच्छा बोला आपने। और ये बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या है? रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया काय लल्ला व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, तो लल्ला क्या कहेंगे? The reciprocal of bulk modulus of elasticity is called compressibility. Clear? Compressibility is denoted by the letter C. Clear? Formula हो गया C is equal to 1 upon K. अगर मैं चाहूं, क्या? अगर मैं चाहूं तो K की जगह ये भी लिख सकता हूं। तो PV और स्मॉल v कहां पहुंच जाओ? ऊपर। सीन क्लियर है? काहुए को ऊपर ही सान कर पाएंगे? पढ़ लो, वही लिखा है कंप्रेसिबिलिटी। तो इसके बाद हमारे सामने अगला है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो हम लोगों ने पढ़ा है विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ shearing stress to the shearing strain is equal to the constant. This constant is called modulus of rigidity. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? ईटा। बताया था मैंने आपको 2-3 दिन पहले। ईटा का सिंबल मालूम है सबको कैसे बनता है? अच्छी बात है यारो। एक बात बताओ, ये शेयरिंग स्ट्रेस जो है, शेयरिंग स्ट्रेस को मैं दूसरा नाम क्या दे सकता हूँ? टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लगता था वो टेंजेंशियल फोर्स लगता था। क्लियर है ना आप सभी को? सीन क्लियर है? यस सर। चलो था फिर। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या देखने जा रहे हैं? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ shearing stress to the shearing strain is equal to the constant. This constant is called modulus of rigidity. It is denoted by the letter eta. Clear? Strain का कोई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो स्ट्रेस का होगा। सीन क्लियर है सभी को? आइए आगे बढ़ते हैं। eta is equal to, गौर से देखिएगा सभी लोग, 2 टाइप से फिगर इसके बना सकते हैं। एक तो आपके नोट्सों में बना ही हुआ है, क्लियर, क्यूबॉइड टाइप का शेप बना हुआ है। वो वाला बनाना चाहे वो वाला बना सकते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा इजियर बताता हूँ। ठीक है, इजियर बताऊं? यस सर। समझ लो, मैंने उस दिन माचिस दिखाई थी आपको, याद है आपको? है? भूल गए? याद तो मैं अच्छे में दिखा देता हूँ। लिसन एवरीवन, ये मैंने क्यूबॉइड बना दिया। क्यूबॉइड का फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ आपको, केवल पूरा क्यूबॉइड नहीं दिखा रहा हूँ। समझ गए मेरी बात को? सीन क्लियर है? मैं दोनों फिगर बनाऊंगा, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उससे बना सकते हैं, राइट। ये कल मैंने आपको ध्यान है, परसों नरसों मैंने माचिस की डिब्बी दिखाई थी। किसी के पास बुक वगैरह पड़ी है?
ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है एक प्रॉपर शेप। सामने से आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। यस और नो? बोलो भैया, दिखाई दे रहा है। ये वाली लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है और ये वाली जो लाइन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? हाँ नहीं हाँ? हाँ हाँ। ये इसका टॉप सरफेस है, ये बॉटम सरफेस है। बॉटम सरफेस को मैंने अपने हाथ से पकड़ रखा है और फिक्स किया, इसे हिलने डुलने नहीं दूंगा। और ये जो टॉप सरफेस है ना, इस पे मैं टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ, यानी फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे टेंजेंशियल, समझ गए ना? ऐसे तो समझ गए ना? ये हल्की सी तिरछी हो गई। बोलो, आपको सामने से ये चीज नजर आ रही है, ये चीज समझ गए? कहाँ नजर आ रहा हो तुम्हें? सामने जो मैंने बोर्ड पे बना हुआ, समझ रहे हो क्या? तो ये नजर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये जो टेंजेंशियल फोर्स लगाया, गौर से देखिएगा आप लोग, ये मैंने फोर्स लगाया तो ये हिस्सा सरक के यहाँ आ जाओ और जो हिस्सा सरक के यहाँ आ जाओ। आ जाओ नहीं आ जाओ? नहीं आ रहे हो ऐसे, ये जाओ। बोलो भैया। तो यहाँ पर मैंने बताया था, ये जो एंगल होता है इसी को हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। याद है? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पैरेलल फेसेस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। सीन क्लियर है सभी को? आगे देखिए, ये यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस हो गया, तो दिस इज एक्स। याद आ रहा है सीन? और दोनों सरफेसेस के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ ये हो गया। कोई दिक्कत? कहानी समझ में आ रही है? या तो आप सिंपल ये वाला फिगर बना सकते हो, यही आपको ज्यादा सिंपल लगेगा। ये फाई है तो ये भी तो फाई ही होगा, ये एक्स है तो यहाँ भी एक्स ही तो बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये है। कहानी समझ में आ रही है आपको मेरी? मेरी बात वही लोग समझ पा रहे होंगे जो कंसिस्टेंटली रेगुलर आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। क्लियर? आगे बढ़ जाओ, चमका दो। काओ शेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला स्ट्रेस का फॉर्मूला अपॉन एरिया। जी हाँ जी हाँ मैंने भाई, फोर्स अपॉन एरिया। शेयरिंग स्ट्रेन को आप फाई से डिनोट करते थे, अगर आपको याद हो तो। क्लियर? तो ईटा इज इक्वल टू त्याई है, ला रे, ये नीचे आ जाओ। बोलो भैया। तो ईटा बराबर एफ अपॉन ए फाई का फॉर्मूला बढ़ा था आपने, फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। याद है? और तेने नाने याद? आग लगा दो, ज्यादा कोई याद करे, मूड में तीर और जाते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सुना है बचपन में कभी? फाई एंगल है, एंगल इज इक्वल टू आर्क हो गया एक्स और रेडियस हो गई एल। तो फाई की जगह एक्स अपॉन एल कहां पहुंच जाओ? ऊपर। तो ये आ गया मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाओ, समझ गए? तो किसी ने अगर हमको पूछा कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, हम कर देंगे। बाकी का ये फिगर आपको समझ में आ गया? वो जो दूसरा फिगर आपके नोट्सों में दिया गया है वो आपको समझ में आ रहा है क्या? पहले ये बताओ, है क्लियर? अगर आपको वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना? इसके बाद हमारे सामने एक नोट है और उस नोट में जो लिखा है वो मैं आपको ऑलरेडी जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता गया मैं बताता गया आपको। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था आपने। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला वही होता था जो स्ट्रेस का होता था। इसी तरीके से मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का भी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है। और थोड़ी देर पहले आपने बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पढ़ा था, उसका भी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है। समझ गए मेरी बात को? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, यानी कि यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इन तीनों के यूनिट सेम, डायमेंशन फॉर्मूला सेम। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? वही नोट में लिखा हुआ है, पढ़ लो। इसके पहले एक नोट और था जो शायद हम लोगों ने छोड़ दिया, आप लोगों ने मुझे बोला भी नहीं। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या फॉर्मूला था? बल्क ज्यादा देना भाई। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या फॉर्मूला था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये मेन फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला। आप मुझे एक बात बता दो, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके लिए एप्लीकेबल होगी? सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, गैसेस के लिए? तीनों के लिए। समझ गए ना? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो सॉलिड में भी हो सकती है। जिस दिन स्ट्रेन पढ़ाई दी ये सारी बातें बता दी, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिलेटेड विद द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सीन क्लियर है? क्या हुए को परेशानी हो तो बताए, तो फिर बोलो अगला क्या है? इलास्टिक फटीग और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट दोनों पढ़ा चुका हूं आपको। यस और नो? पहले ही करा था तो मैंने हाथ लग गया। अगला
डिफाइन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ आप लोग यहां भी पढ़ेंगे, और गलती से अगर आपने इंजीनियरिंग की तो आपको वहां पर भी पढ़ाया जाएगा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लुक एवरीवन, लुक एट द बोर्ड। आर यू रेडी? कोई माइकल आज जो मुझे ये बता दे कि अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा चुका हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ए प्रोपोर्शनल टू बी। अगर ए इज प्रोपोर्शनल टू बी तो मुझे बता सकते हो ए और बी के बीच का ग्राफ कैसा बनाता था मैं? ऐसे। यही कहना चाहते हैं ना आप लोग? अच्छा, ये नहीं कहना चाहते? ऐसे। अच्छा, तो ऐसे ये कहना चाहते थे? ये तो कहीं नहीं कह रहे थे। ऐसे सबको मालूम है? वहां पर ये सब बातें मैंने प्रूव करके भी बताई थी कि दो क्वांटिटी एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ ऐसा ही क्यों होता है, ये सब बताया था ना। तो इसका मतलब आप लोग जानते हो कि अगर दो क्वांटिटीज एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस। राइट गाइस? यस और नो? अच्छी बात है। मुझसे कहा जा रहा है कि मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताऊं। क्या बताऊं? यार एक बात बताइए, इलास्टिक लिमिट क्या होती है? व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इतनी मैक्सिमम वैल्यू की बातें ज्यादा अगर फोर्स लगाए दो तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगी। सही बोल रहा हूं? बोलो। अच्छा, इलास्टिक लिमिट थे ने को मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो फोर्स हटाने के बाद बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। सही बोल रहा हूं? यस सर। लेकिन अगर मैंने इलास्टिक लिमिट से कम फोर्स लगाया तो बॉडी का शेप और साइज चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इलास्टिक लिमिट से कम फोर्स लगाया है तो फोर्स हटाने के बाद बॉडी आ जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाया तो नहीं आ पाएगी, यानी वो इलास्टिक रीजन से प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाएगी। इलास्टिक रीजन में बॉडी है, इसका मतलब क्या है? खींचो तो खींच गई, छोड़ दो तो वापस आ गई। लेकिन मैंने इतनी ज्यादा तान दी कि वो वापस ही ना आ पा रही, तो इसका मतलब इलास्टिक रीजन से प्लास्टिक रीजन में पहुंच गई। याद है? इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी। सीन क्लियर है सभी को? आइए, तो वो मुझसे अगले क्वेश्चन में यही कह रहा है, ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, मैं बनाने जा रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लियर? क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? तो सब लोग ध्यान से देखेंगे ऑन द बोर्ड। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? है? चलिए ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मैंने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन। ये वही कहानी हो गई, ये प्रोपोर्शनल टू बी। नहीं है मेरी बात समझ? ग्राफ कैसा तान दू? नहीं है मेरी बात समझ? टेढ़ो से है वो को बात ना ने। सीन क्लियर है ना? आप बात समझ गए? मैंने इसको नाम दे दिया ओए। ओए क्लियर? ओके। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किसने बोला? रॉबर्ट हुक ने। कब कब कब? डेट ना पूछ रहा हो। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिक। ऐसा कब होगा? हाँ, जब हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रह के काम करेंगे तो जे कर्म होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। समझ गए? यानी यहां से यहां तक का जो नजारा है ये तब तक एप्लीकेबल होगा जब तक हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रह के काम करेंगे। यानी लिसन एवरीवन, ये जो ए पॉइंट है, ए ये कौन सा पॉइंट है? लिसन एवरीवन, ये ओ ए जो रीजन है ना, ओ ए, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं? इलास्टिक रीजन मतलब इस लिमिट के अंदर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी खिंच जाएगी, शेप साइज चेंज हो जाएगा, हटा लेंगे तो बॉडी पोजीशन वापस आ जाएगी। ठीक है, ए इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी ए यहां पर जो है दैट इज इलास्टिक लिमिट। नहीं है मेरी बात? तंत ही ना पढ़ रहा परे को आगे परे वहां। अब भाई साहब मैंने एक और फोर्स लगा दो। क्लियर? इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड चला गया, थोड़ा सा और फोर्स लगा दिया।
अब बॉडी वापस आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी। मैंने थोड़ा सा फोर्स और लगा दिया तो नजारा ऐसे है, जाओ बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो ये जो ए बी है ना, ए बी, अब बॉडी इलास्टिक लिमिट से जैसे ही आपने थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाया तो अब ये बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। यानी अब ये इलास्टिक रीजन से कौन से रीजन में पहुंच गए? इलास्टिक रीजन में। नहीं, ये बात समझे। तो यहाँ पर जो ए बी है वो क्या है? प्लास्टिक रीजन। क्या है ये? रीजन समझते हो ना, क्षेत्र है ना, प्लास्टिक रीजन। च्युइंगम खाइए ना, खाइए। सुने, तो भैया मैंने इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये प्लास्टिक रीजन में आ गया। तो ए बी जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? प्लास्टिक। अब इसके बावजूद भी मैं फोर्स और बढ़ाता चला जा रहा हूं तो ये जो बी पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर मटेरियल बिल्कुल पानी की तरह फ्लो होने लगेगा। महसूस कराता हूं आपको। च्युइंगम है, च्युइंगम, रोती भाई च्युइंगम, समझ गए? और वह च्युइंगम है ऐसे पकड़ के तुमने जो खींची तो होगी, बड़ा अच्छा लगता है। अरे भाई से इतना आनंद आता है, बोलो भैया। जब आप उसे खींचते हो ताकत लगती है, लेकिन जब आप उसे खींचते चले जाते हो एक स्टेज ऐसी आती, बीच में पतला सा तार बनता चला जाता है और खिंचता चला जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि वो टूट जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता नहीं होता? होता है ना। आइए, तो बी पॉइंट यहां पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट को मैंने खींचा, स्ट्रेस अगर विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी खींचूंगा तो वो इलास्टिक रीजन में रहेगा। समझ गए? यहां पर तार की खिंचाई हो रही है, एक तार को खींचा जा रहा है, क्लियर? तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रह के खींचूंगा तो वो खींचेगा तो खींच गया, छोड़ दिया तो वापस आ गया। ये तो हो गया इलास्टिक लिमिट तक, यहां तक का खेल ये हुआ। लेकिन इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा। तो ये हो गया प्लास्टिक रीजन ए बी, क्लियर? इसके बाद और ज्यादा फोर्स अगर आप लगाते जा रहे हो तो बी पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर मटेरियल बिल्कुल पानी की तरह बहने लगता है। इस बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। यहां पर मटेरियल अपने स्वयं के वेट के कारण उसकी लेंथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? अभी फील कराऊंगा आपको थोड़ा सा। और इसके बाद बी को यील्ड पॉइंट बोला, इसके बाद भी अगर मैं इस पे फोर्स और लगाता जा रहा हूं तो नजारा ऐसा है जाओ और फाइनली ये कहा है जाओ टूट जाओ। सी पॉइंट पे पहुंच के ये क्या हो गया? टूट गया। तो गौर से देखिए यहां पर बीसी पार्ट जो है, बीसी पार्ट उसको बोलते हैं डक्टाइल। 9th-10th में पढ़ा था डक्टिलिटी, पढ़ा था, याद है? किसी भी मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण उसे खींचकर एक वायर में तब्दील किया जा सकता है, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। ठीक है, याद है ना? तो यहां पर बी के बाद भी अगर आप इस पे और ज्यादा फोर्स लगा रहे हो और ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो मटेरियल बिल्कुल पानी की तरह बहने लगता है और बिल्कुल समझ रहे ना, खिंचता चला जाता है। इसीलिए हमने बीसी पार्ट को क्या बोला है? डक्टाइल। और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जैसे वो वहां पर जाके क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये जो सी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? ब्रेकिंग पॉइंट। नहीं, बस क्लियर है? समझ गए? तो ये हमारा तैयार हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। क्लियर? इस ग्राफ में ये बात समझ में आनी चाहिए। ओ ए क्या है? इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ए क्या है? इलास्टिक लिमिट। ए बी क्या है? प्लास्टिक रीजन। बी क्या है? यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट पर मटेरियल बिल्कुल पानी की तरह फ्लो होने लगता है, अपने स्वयं के वेट के कारण ही उसकी लेंथ बढ़ने लगती है। बीसी पार्ट क्या है? डक्टाइल। और सी पे जाके कहानी समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? कर पाएंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कौन सी चीज क्या है पल्ले पड़ रही है? फटाक से एक बार रीडिंग ले लो, फिर आगे की बात करूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा ही होगा। दिस इज स्पेशली फॉर द मेटेलिक वायर्स। क्लियर? मेटल्स में ऐसा होता है। सपोज करिए मैं ग्लास ले लूं, ग्लास, कांच, तो कांच में इलास्टिक लिमिट पे ने क्यों ज्यादा फोर्स लगा दो, वहां तो बढ़ा हो, वहां पे ऐसे तना नहीं होगी। क्लियर? तो अगर मेरे पास कोई ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल समझते हो? ग्लास, ब्रिटल बॉडी, मैंने बताया था शायद आपको ब्रिटल बॉडी। ब्रिटल बॉडी वो बॉडी होती है जिन पे इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगा दिया जाता है, देन इट ब्रेक्स इनटू द पीसेस। वो छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं उनके। क्लियर? इसके एग्जांपल मैंने बताया था ग्लास, मैंने एग्जांपल बताया था कास्ट आयरन। याद आ रहा है? कास्ट आयरन की ये क्वालिटी होती है, वैसे ना टूट रहा हो तो ना टूट रहा हो, नहीं तो नेक गिर गए खड़क। गांबारे, रेतनी, रेती है ना, नेक गिर गई, नहीं है मेरी बात समझ? गांबारे ने समझा रहा हूं मैं। समझ गए ना? मशीन को मूड, कुटी मशीन को
समझ गए? चल लो तो चल लो, नहीं तो गिरे तो हाल ही पक्का टूट जाए, नहीं है पारी टूट जाए, चाल टूट जाए। समझ गए? शहर वाले सीजर, आजकल तो स्टील की भी सीजर चलने लगी है, लेकिन ऐसी भी सीजर होती है जो कई बार गिरी तो कुड़ुक करके टूट जाती है। समझ गया ना? तो वो सीजर काय की बनी है? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो होता है वो रेतीला लोहा होता है। नहीं है बस, सीन क्लियर है? कौवे को परेशानी। और आपको बता दो, खल्लड़ खलबत्ता घर में होता है ना, क्लियर? तो वो रेतीली मिट्टी, आजकल तो स्टील के भी चलने लगे, लेकिन पुराने टाइम में कारो सो वो, क्लियर? तो वो रेतीली मिट्टी का बना होता है, वो कास्ट आयरन का बना होता है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अब ये जो मैंने अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया था वो स्पेशली मेटेलिक वायर्स के लिए था। अगर ब्रिटल बॉडी होती, ब्रिटल बॉडी, तो ब्रिटल बॉडी में अगर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ब्रिटल बॉडी के लिए अगर कोई स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हमसे बनवाए तो ये तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जी क्या हो गया? इलास्टिक लिमिट। अब बात है, तुम नेक थोड़ा सा चुनचुनियों से ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो तुरंत जो मिल जाओ तुम्हें कहा ब्रेकिंग। नहीं है मेरी बात, वो तो सीधा भड़ागो, नहीं है मेरी बात। क्लियर? अगर कोई पूछे ब्रिटल बॉडीज के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, तो ऐसा होता है। नहीं है मेरी बात। सीन क्लियर है? ओके। बाकी होने का तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। क्लियर है? फिलहाल मैंने ब्रिटल बॉडी के लिए आपको बता दिया। समझ में आई कहानी? पढ़ लो, समझ जाओगे। नोट वेल, हम में से ज्यादा लोगों का ये डाउट है, अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम। क्वेश्चन हमारे सामने अगला भी यही है, वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, यानी रबर के कंपेयर में हम स्टील को ज्यादा इलास्टिक बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्लियर? काफी लोगों को तो बिल्कुल टेंशन हो जाता है कि स्टील कैसे इलास्टिक है, ये इश्यू हम में से ज्यादातर लोगों का होता है। तो स्टील को इलास्टिक क्यों बोल रहा हूं, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करिएगा। गिलास, कौन सी गिलास? गिलास। गिलास के अंदर गिलास फंसेगा हुआ का, एक स्टील का गिलास है, आयरन हो गया, स्टील के गिलास के अंदर दूसरा स्टील का गिलास फंस गया है, निकल ना रहा हूं, क्या करूं? मैं खूब खींच रहा हूं, खींच ही ना रहा हूं, क्या करूं? एक आध तो बताओ, इंग्लैंड दे तो आए ना तुम, एक आध तो बताओ। साबुन के पानी में डाल दो, साबुन के पानी में उड़ा दो, ना नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपकी तरफ से ऑप्शन सुनना चाहता हूं, क्या करूं? प्लास्टिक खींच लो, ना खींच रहा हूं, घुमा के ना है रो। शोर नहीं मचाओ, ऑप्शन दो, शोर मत मचाओ। हाँ, कोई बोला क्या करूं? गरम कर दो। इन्होंने बोला है गरम कर दो, क्या ये सही है आप लोगों के हिसाब से? तुम्हारे ये गिलास फंसे ही नहीं होंगे जिनके यहाँ फंसे हैं, इन्हें पता है गरम करके। लिसन एवरीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग। ये गिलास है, ये अंदर दूसरा गिलास है, दोनों फंस चुके हैं, तो गरम करके निकाला जाता है। इसको मैं आगे के टॉपिक जब पढ़ाऊंगा, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा, वहां बताऊंगा डिटेल में। जब आप इस ग्लास को गर्म करते हो, यहां से आप गर्म कर रहे हो, तो जब गर्म करते हो तो ये वाला ग्लास फैल जाता है, और अंदर वाला ग्लास बाहर आ जाता है। नहीं है पहला वाला ग्लास खराब नहीं होगा? क्लियर? क्या पहला वाला ग्लास खराब नहीं होगा? जवाब दे रहा हूं, जवाब हम देंगे। लिसन एवरीवन, गिलास इतने गर्म ना करना के पिघलिया है। क्लियर? गिलास आप हल्का सा गर्म करेंगे तो वो गिलास फैल जाएगा। अब फैलवे का मतलब इतना ना कि बिल्कुल कटोरा है जाओ, हल्का सा फैल जाएगा। और लिसन टू मी, नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग। मेटल्स की ये क्वालिटी होती है कि जब आप उसे गर्म करेंगे तो वो फैलेगी, और कोई बहुत ज्यादा नहीं फैलती, आप उसे अपनी नेकेड आई से जज भी नहीं कर पाओगे कि ये कितना फैल गया, लेकिन वो फैल जाता है। और जब वही ग्लास ठंडा पड़ जाता है तो इलास्टिसिटी। अब क्लियर है? अब क्लियर है? स्टील को इलास्टिक मटेरियल क्यों बोल रहा हूं? स्टील को इलास्टिक मटेरियल क्यों बोल रहा हूं? गरम किया, फैल गया, ठंडा किया, वापस आ गया। नहीं है मेरी बात समझ? लेकिन तुम इतने ज्यादा गरम कर दो कि वो इलास्टिक रीजन से प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाए तो खेल खत्म।
नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर? आप फीलिंग आया आप सबको? गांबारे बैलगाड़ी देखी होगी तो पहिया देखे होंगे, पहिया देखे होंगे तो पहिया बंद पहिया देखे होंगे ना देखे? अच्छा चलो, जिन्होंने देखे अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखे मैं उनको बता दूं, आगे के चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा। अब पहिया चौकोर होता है? गोल होता है। तो बैलगाड़ी का जो पहिया गोल होता है तो बिल्कुल गोल नहीं होता, टुकड़े टुकड़े होते हैं, फिर उन टुकड़ों को एक दूसरे के अंदर फंसा के वो गोल पहिया बन जाता है। सही बोल रहा? कोई मुझे बता सकता है उस गोल लकड़ी के पहिए के ऊपर कुछ चढ़ाया जाता है क्या? हाँ, लोहे की रिंग चढ़ाई जाती है जिसे हाल बोलते हैं। हाल मुझे ना मालूम, लोहे की रिंग चढ़ाई जाते हैं। क्लियर? मालूम है लोहे की रिंग कैसे चढ़ाते हैं? लिसन एवरीवन, सब लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ये पहिया है तो यहाँ पे खांचे बने होते हैं, उनमें लकड़ी के खांचे फंसा दिए। अब इसमें इसके ऊपर लोहे की रिंग चढ़ाई जाती है, जैसे साइकिल में टायर चढ़ता है ना, वैसे इसमें लोहे की रिंग चढ़ाई जाती है। अच्छा, लोहे की जो रिंग लेंगे ना, जैसे ये जो पहिया है लकड़ी का पहिया, इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा डायमीटर। अब इस पर लोहे की रिंग चढ़ानी है तो लोहे की रिंग का डायमीटर इससे नहीं, बड़ा लेंगे तो ढीला बच जाओ। लोहे की रिंग का डायमीटर इससे थोड़ा सा, बहुत चुनचुनिया सा छोटा लेंगे, और छोटा लेने के बाद उसको करेंगे गरम। गरम करेंगे तो वो फैल जाएगा, फैलने के बाद चढ़ जाएगा। चढ़ गया, अब इसके चढ़ने के बाद इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो ये पूरा टाइट हो जाएगा। नहीं है मेरी पास? इलास्टिसिटी फैल गया, सिकुड़ गया। नहीं है मेरी बात? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आपको ये बात हजम होती है कि हाँ भैया स्टील भी इलास्टिक मटेरियल है। बोलो बबुआ। अब पट्टा ने बोलते जो कहिए वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्या आप ये जानना चाहते हैं? समझना चाहते हैं? तो इसके लिए आप लोगों को कल आना होगा। क्लियर? तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।